हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है? ठीक है, यस करें। सर। नींद से उठ जा नींद से। नींद बहुत आ रही है आजकल फिर। चलो भाई। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था फॉर्मूला टाउ का देखा था। ठीक है, टॉर्क का हमने फॉर्मूला क्या देखा था बच्चों? एम क्रॉस बी, या फिर हमने बोला था एम बी साइन बी, हमने ये देखा। ठीक है, तो देखो इसी के बेस पर हम कॉन्सेप्ट और समझते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, कितनी निकलेगी। ठीक है, और उसके ऊपर टोर कितना होगा उसमें। तो देखो, जैसे मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि डायरेक्शन है उसकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ले लो अभी। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप ले लो। ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप ले लो। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगुलर लूप है तो डेफिनेटली करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इसका, मान के चलो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो कैसे करंट जा रहा है? देखो ऐसे जा रहा है तो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो मान के चलो ये वर्टिकल है। ऐसे ऐसे जो फोन रख रखा है ना मैंने, ऐसे। ठीक है, लेकिन इसको हल्का सा टिल्ट कर रखा है। हल्का सा टिल्ट कर रखा है तो मान के चलो कि जो इसकी डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर है बच्चों? वो एंगल पर है थीटा। कितने एंगल पर है? थीटा। और ये डायरेक्शन किसकी होती है? ये वाली डायरेक्शन किसकी होती है? वेरी गुड, ए वेक्टर की डायरेक्शन होती है। और ये डायरेक्शन किसकी है? बी की है। यस और नो, है ना? और आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी कॉइल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई एन ए कैलकुलेट करते हैं। जो ए की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो टाउ की वैल्यू तो सिंपल है, आई एन ए और इंटू में बी, और ए और बी के बीच में एंगल कौन सा है? साइन थीटा। साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके यस ऊपर सर। ट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी आपने उस केस में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, याद है कितनी थी? पी, हाँ तो माइनस क्यों भूल गया? माइनस पीई कॉस थीटा थी। यहाँ पे क्या बन जाएगी? माइनस एम बी कॉस थीटा बन जाएगी। बिल्कुल करेक्ट। तो लिख लो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम यू इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा वही है जो एंगल है एम और बी के बीच में। ठीक है, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे एम बी कॉस थीटा तो यहाँ पे डेफिनेटली एम डॉट बी लगेगा, एम डॉट बी लगेगा। ठीक है, एम डॉट बी का मतलब कि एम डॉट बी का मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे अगर ये लूप है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई एन ए डॉट बी। आई एन अगर मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस साइन है ये पहले से, तो ए क्रॉस बी लगेगा, ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट बी लगेगा। ए डॉट, ठीक है, फॉर्मूला हमने कर लिया। जरूरी है केवल आई एन ए ही यूज करें। एन क्या है यहाँ पे? एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है कि एन नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल? नंबर ऑफ टर्न्स है ओनली, नंबर ऑफ टर्न्स, नॉट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप बताओ मेरे को कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैं बोलूँ सॉरी मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किस किस केस में बन सकती है? देखो, अगर ए डॉट बी में कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी? माइनस एम बी आ जाएगा।
और cos थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तो कितना हो जाएगा, प्लस एम बी बन जाएगा। इसका मतलब कि एक जगह बन रहा है प्लस एम बी, एक जगह बन रहा है माइनस एम बी। माइनस वाली ज्यादा वैल्यू होती है कि प्लस वाली ज्यादा वैल्यू होती है, डेफिनेटली प्लस वाली ज्यादा वैल्यू होती है। इसका मतलब कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कौन सा एंगल पे मिलेगी हमें, थीटा इक्वल टू 180 एंगल। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन से एंगल पे मिलेगी, थीटा इक्वल टू 0 पे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो देखो मान के चलो कि सेम रेक्टेंगुलर है कॉइल, ठीक है। करंट के डायरेक्शन ले लो, करंट के डायरेक्शन ले लो, करंट के डायरेक्शन आपने ऐसे ले लिया तो इसकी बताओ एम के डायरेक्शन क्या होंगे, इनसाइड द बोर्ड आउटसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड द बोर्ड किसकी डायरेक्शन है सर, किसकी डायरेक्शन है, एम की डायरेक्शन। और मैं मान के चल रहा हूं इनसाइड किसकी डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन। दोनों सेम डायरेक्शन में ले लिया मैंने। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ले लिया है तो मुझे बताओ यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर cos थीटा हो जाएगा cos 0 बन जाएगा। तो यू आई आपका कितना हो जाएगा, यू आई हो जाएगा एम बी cos 0, जो कि हो जाएगा यू आई, दैट विल बी कॉल्ड यू मिनिमम। वो कितना हो जाएगा बच्चों, एम बी। और आपको पता है जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो स्टेबल होती है कि अनस्टेबल होती है, टेबल। वो होती है स्टेबल। क्या होती है बच्चों, हाईली स्टेबल होती है, हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल का मतलब कि अगर मैं हल्का सा इसको घुमाऊंगा भी ना, ध्यान से देखो, अगर मैं हल्का सा घुमाऊंगा तो जल्दी से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, अपने पोजीशन पे ही रहेगा। 180 में देखना क्या होगा, अभी तो उस पर देखते हैं, ठीक है। तो अपनी पोजीशन पे तो तुरंत आ जाएगा, तो उसको हाईली स्टेबल पोजीशन बोलो, हाईली स्टेबल। इस पोजीशन पे यू मिनिमम पे हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, सर टॉर्क का फॉर्मूला तो होता है एम बी साइन थीटा। अब थीटा तो 0 है तो टाउ कितना हो गया, 0। इसका मतलब कि इट विल नॉट ट्राई टू रोटेट, रोटेट करने की कोशिश नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों का एंगल क्या है बच्चों, 0। दोनों का एंगल क्या है, 0। लेकिन लेकिन अगर मैं फोर्सफुली हल्का सा रोटेट करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझो, फोर्सफुली हल्का सा वेरी स्लोली रोटेट करने की कोशिश करता हूं, उसको रोटेट करने की कोशिश करता हूं, मान लो इस एक्सिस में इसको हल्का सा बहुत छोटा एंगल लेता हूं, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो क्या करेगा बच्चों, वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जब वो वापस अपने आने की कोशिश करता है तो वहां पे एक अपोजिट फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। वहां पे क्या लगेगा, रिस्टोरिंग। और जब भी रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है तो वहां पे क्या चीज आ जाती है, क्या चीज आ जाती है वहां पे, ऑक्सीलेशन। भूल गए, ऑक्सीलेशन आने लगे। जैसे ही वो हल्का सा मैं रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो वहां पे क्या आएगा बच्चों, ऑक्सीलेशन आने लगेगा। क्लियर है यहां तक। और जैसे ऑक्सीलेशन आने लग जाएगी तो मान के चलो टाउ क्या फॉर्मूला होता है, टाउ का होता है सर एम बी साइन थीटा, वेरी स्मॉल है तो थीटा लिख सकता हूं मैं साइन थीटा को, अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख दिया। आपने रोटेशन मोशन में पढ़ा, टाउ का फॉर्मूला होता है आई इंटू एल्फा। एल्फा यहाँ पे क्या है, एल्फा क्या है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन। नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिखता हूँ, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला उसकी तरह नहीं बन रहा सर, कैसे बन रहा है ये फॉर्मूला, याद करो, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसी की तरह डोनेट कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों यहाँ से, सर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल गई एम बी डिवाइड बाय आई। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, एम बी डिवाइड बाई आई का अंडर रूट, और टी क्या होता है आपका 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा इसका 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। सेम यही कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। वहां पे टी की वैल्यू आती थी 2 पाई, आई तो रहता ही रहता था क्योंकि रोटेट करेगी। एम वहां पे क्या बन जाता था बच्चों, पी, और वहां पे बन जाता था पी ई।
आई अपॉन पीई बन जाता था। आई क्या है यहाँ पे, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्स, एक्स क्या वहां था, एक्स क्या था बच्चों, वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। क्लियर हो गया, क्लियर एवरीवन। तो जैसे ही मैं हल्का सा इसको रोटेट करवाने की कोशिश करूंगा तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। अब बात आती है सर इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, फोर्स। अब देखो करंट देखो ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो कैसे करेंगे, देखो करंट की डायरेक्शन किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, अंदर की तरफ जा रही है फिंगर, क्योंकि अंदर है ना। करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ, कर्ल कहां बन रहा, फोर्स ऊपर की साइड बन रहा है, ऊपर की साइड फोर्स बन रहा है। ये बताओ इसका कहां बन रहा होगा, चेक करके बताओ, नीचे जा रहा है, अंदर की तरफ गया, कहां बन रहा है, आउटसाइड, कहां बन रहा है, आउटसाइड। इसको चेक करो, ऊपर की तरफ जा रहा है, कर्ल कर लो फिंगर के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, फिंगर जा रहा है, मेरा थंब जा रहा है आउटसाइड, और ये भी क्या आएगा, आउटसाइड। अब देखो फोर्स जब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर गई करंट कॉइल के, तो फोर्स क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा है, एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो जो मेरी वायर है वो क्या करने की कोशिश करेगी, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, ड्यू टू फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। तो लिख लो एक लाइन, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, या डायरेक्टेड आउटवर्ड, directed outward, then the wire will try to expand in radial outward direction, then the wire will try to expand in radial outward direction. क्लियर हो गया यहां तक, सर में आगे सभी को, हाँ भाई क्लियर है। सेम ऐसे सर्कल के लिए भी यही होगा, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट करते हैं, जब थीटा मेरा क्या है, इतना मिनिमम के केस, अब मुझे मैक्सिमम लेना पड़ेगा, मैक्सिमम थीटा उसमें कितना होना चाहिए, थीटा 180 होना चाहिए। 180 का मतलब कि सेम अगर मैं वायर ले लेता हूं, सेम करंट फ्लो करवा रहा हूं, ठीक है, तो इसका कहां बनेगा बच्चों, ए वेक्टर कहां बनेगा, इनसाइड बनेगा, ए वेक्टर, ए वेक्टर कहां बनेगा, इनसाइड। लेकिन अब मैं मैग्नेटिक फील्ड कहां ले रहा हूं, बाहर की तरफ, और जैसे मैं बाहर की तरफ लूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे थीटा क्या बन जाएगा, 180 एंगल। और जैसे 180 बन जाएगा तो आपको पता है टाउ तो जीरो ही आएगा। टाउ क्या होता है, एम बी साइन 180, वो तो डेफिनेटली क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन उस पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 180, दैट विल बिकम यू मैक्स, दैट मीन्स एम बी। और जो भी यू मैक्स होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, हाईली अनस्टेबल। सर इसको हाईली अनस्टेबल क्यों बोला, देखो पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में ध्यान से देखो, अगर मैं इसको हल्का सा रोटेट करवाता हूं ना इस डायरेक्शन में, तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। मान के चलो इसको मैंने एंगल 1 डिग्री से रोटेट करवाया एंटी क्लॉकवाइज, तो बस 1 डिग्री ही क्लॉकवाइज वापस आएगा, 1 डिग्री ही क्लॉकवाइज वापस आ रहा है। तो क्या है, स्टेबल है ना, अपनी लाइफ में स्टेबल है, थोड़ा सा आगे गया वापस आ गया, पीछे भटक रहा है थोड़ा बहुत, 5-10 मिनट देख रहा है, 5-10 मिनट क्या देख रहा है, शॉर्ट देख रहा है, वापस पढ़ने लग गया, ठीक है। अब ये बच्चा क्या है, वेरी हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, इसकी जिंदगी बेकार है बिल्कुल ही। ये कैसा लड़का है देखो, जैसे ही मैं इसको हल्का सा 1 डिग्री रोटेट करवाऊंगा, ठीक है, अब ये झपट्टा मारेगा सीधा 180 डिग्री करने के लिए, 180 डिग्री पूरे रोटेट कर देगा। क्यों,
ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी हाईली अनस्टेबल स्टेट है। स्टेबल स्टेट क्या थी? जीरो एंगल वाली। अभी कौन से पर है? 179, 180 पे था ना, मान के चलो 178 कर दिया, तो 178 से 180 पे नहीं आएगा ये, 178 से कहां चला जाएगा? जीरो एंगल पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको फिर उस डायरेक्शन में टॉर्क मिल जाएगा, उस डायरेक्शन में उसको क्या मिल जाएगा? टॉर्क मिल जाएगा। और जैसे उसको टॉर्क मिलेगा वो क्या करेगा? सर वो मूव करने की कोशिश करेगा। किस डायरेक्शन में? जीरो, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड थी उसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो पूरा का पूरा घूम जाएगा, 180 फ्लिप मारेगा ये। और जैसे 180 फ्लिप मारेगा तो क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाईली अनस्टेबल बोलते हैं। तो दोबारा समझ लो, अगर मान के चलो 180 एंगल पर है, 178 हो गया, या फिर इवन 182 भी हो गया एंगल, किसी भी डायरेक्शन में वो कर सकता, घूम सकता है, तो डायरेक्टली कौन से एंगल पे जाएगा बच्चों? जीरो एंगल पे ही जाएगा। वही उसकी क्या है? स्टेबल स्टेट। वही उसकी क्या है बच्चों? स्टेबल स्टेट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, तो हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। लिख लिया? अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन भी बता दो। फोर्स की डायरेक्शन देखो, करंट जा रहा ऊपर, करंट जा रहा ऊपर अब, और मैग्नेटिक फील्ड कहां? बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, देखो डॉट लगा रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कर्ल अपनी फिंगर बाहर की तरफ करनी पड़ेगी। फोर्स कहां लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है। फोर्स कहां लग रहा है बच्चों? अंदर की तरफ। इसका मतलब कि जो फोर्स लग रहा होगा हर केस में अंदर की तरफ लग रहा होगा, मतलब कि कंप्रेस करने की कोशिश करेगा ये अपने आप। ठीक है, 10 लिख लो। in this condition in this condition wire will try to compress, wire will try to compress। ठीक है, नहीं जीरो तो हाईली स्टेबल है ना, तो जीरो पे रुक जाएगा फिर। अभी क्या समझाया? 180 तेरी हाईली अनस्टेबल स्टेट है, तो 180 से जीरो पे जाएगा, जीरो से 180 नहीं जा सकता हो। अगर जीरो से 180 पे जाने की हल्की सी भी कोशिश करेगा ना वो, तो वापस कहां पे आ जाएगा? दोबारा जीरो पे आ जाएगा। अभी समझाया ना, ये देख समझाया। अगर 1 डिग्री तेरे को एंटी क्लॉकवाइज है तो वापस क्लॉकवाइज 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे उसको टॉर्क मिलेगा इतना, वहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं है। यहाँ पे जो ये वाला केस है, जो मैंने थर्ड केस करवाया आपको, थर्ड केस तो क्या बोलेंगे, सेकंड केस है आप जो आपका, यहाँ पे स्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, वो रोटेट करने की कोशिश कर रहा है उसको। ठीक है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे रिस्टोरिंग का फोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं। जीरो पर है, क्योंकि जीरो पे जैसे ही वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा वापस जीरो पे आने की कोशिश कर रहा है, तो जीरो उसकी हाईली स्टेबल स्टेट है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लिखो, जैसे हमने एक एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था ना, सॉरी इसमें किया था हमने, एक मैंने लिया था ना एचडी वाला कॉन्सेप्ट लिया था, एक बार देखना एचडी वाला जो क्वेश्चन है, याद है हमने क्वेश्चन किया था एचडी वाला, वहां पे मैंने चार्ज क्यों लिखवाया था? याद करो, वहां पे इक्वेशन आई थी ऐसे, डी लिखा था, डी का इंटीग्रेशन मैंने टी ले लिया था, और आई को आप उसको क्यू मान लेना, वहां पे बस आंसर क्यू ले लेना। तो क्यू क्या से आ गई, क्योंकि उसने बोला ना टोटल चार्ज कितना दे रहा है, क्यू दे रहा है। देखो जहां पे एचडी वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने, मरकरी वाला, वहां पे जो मैंने रिलेशन निकलवाया था, देखो रिलेशन क्या निकलवाया था, आई बी टी एल, आई बी टी एल अपॉन एम लिखवाया था ना। यहाँ पे आई टी की जगह क्यू लिख देना, आई टी की जगह क्या लिख देना बच्चों? क्यू, क्योंकि उसने बोला था ना टोटल चार्ज कितना दे रहा है, वो क्यू दे रहा है। टोटल चार्ज कितना दे रहा है? क्यू बी एल अपॉन एम, क्यू बी एल अपॉन एम। तो ऐसे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, देखो वो कह रहा है, फिर से एक बैटरी है, लेकिन इस बार करंट लूप है, जिसमें बैटरी ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, स्विच है, करंट जा रहा है, तो इसमें भी करंट ऐसे ही जाएगा।
तो लिखो क्वेश्चन, व्हेन स्विच इज ऑन, व्हेन स्विच इज ऑन, व्हेन स्विच इज ऑन, बैटरी प्रोवाइड्स total charge q instantaneously. Battery provide total charge q instantaneously. Find the angular momentum of the circular loop. Find the angular momentum of the circular loop. If loop has n number of turns, if loop has n number of turns, if loop has n number of turns, angular momentum. तो देखो, अब ये लूप है, लूप में पहले तो टॉर्क तो कॉन्सेप्ट आएगा। टॉर्क लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, वहां पे एम भी चाहिए और बी भी चाहिए। पहले तो बताओ बी की डायरेक्शन क्या है सर, ये तो जा रही है हॉरिजॉन्टल। एम की डायरेक्शन क्या होगी, एम की डायरेक्शन बताओ। एम की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, आउटवर्ड होगी कि इनवर्ड होगी, कि बी की डायरेक्शन नहीं होगी। देखो कहाँ बन रही है, आउटवर्ड बन रही है, यस और नो, आउटवर्ड बन रही है। तो सेंटर पॉइंट से कहाँ जाएगा, आउटवर्ड बन रही है। किसकी डायरेक्शन है सर, ए की डायरेक्शन। तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा, टॉर्क तो होगा ही होगा, यस और नो। अच्छा यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स बोले, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट्स सपोज दिस इज द एरिया आर। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एम की वैल्यू पता है आई एन ए होता है। आई तो करंट फ्लो कर रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न से कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया बन गया। क्लियर यहाँ तक। और एम और बी के बीच में एंगल कितना है सर, 90 है। तो टॉर्क क्या बन गया सर, यहाँ पे टॉर्क बन गया एम बी साइन 90। बी यूनिफॉर्म है तो डायरेक्टली कहना राइट, एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी, ये बन गया आपका टॉर्क। टॉर्क जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन पूछा क्या है इसने, एंगुलर मोमेंटम पूछा है। याद करो ऐसे जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, इंपल्स के केस पे पढ़ा था ना हमने, ऐसे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इंपल्स का ही केस आएगा दोबारा। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि सर एफ डी टी इक्वल टू क्या होता है, पी एफ माइनस पी, ये पढ़ा था हमने। यहाँ पे हो जाएगा रोटेशन मोशन के लिए, एफ की जगह क्या आ जाएगा, टाउ। डी टी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और जहां पे लीनियर मोमेंटम है वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल एफ माइनस एल एफ, एल एफ माइनस एल एफ। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी एल एफ माइनस एल। जब इसको टाउ नहीं मिल रहा था तो क्या कोई रोटेट करेगा, रोटेट नहीं करेगा, तो एल आई कितना हो जाएगा उस केस में, जीरो बन जाएगा। लेकिन वो जैसे रोटेट करेगा तो एल एफ रहेगा उसके अंदर, मतलब कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम रहेगा उसके अंदर। तो हमें वही निकालना है। तो ये बन जाएगा एल एफ, ये बन जाएगा जीरो। टाउ की वैल्यू क्या गिवन है सर, टाउ की वैल्यू गिवन है आई एन पाई आर स्क्वायर बी dt। dt की कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, dt की कोई टर्म है नहीं है। तो आई डी टी हमें क्या दे देगा बच्चों, आई डी टी हमें क्या दे देगा, है क्यू दे देगा। बिल्कुल करेक्ट, जैसे पहले दिया था। तो बन जाएगा क्यू। तो एल एफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एन पाई आर स्क्वायर बी इंटू क्यू। जैसे पहले वाला था बिल्कुल सेम है। ठीक है,
बढ़िया है। अच्छा एक क्वेश्चन है, देखो माइंड में देखो, ऐसा हमने क्वेश्चन कर रखा, मान के चलो कि एक वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों एक वायर ले ली, याद करो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी ली थी बच्चों, L, करंट फ्लो कर रहा है इसका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये रेडियल डायरेक्शन बन जाती है, रेडियल डायरेक्शन बन गई तो हमने देखा था ये करंट है, ये रेडियल डायरेक्शन है, तो हमारा फोर्स कहाँ बन रहा था, हमारा करंट की डायरेक्शन मैंने शायद इनसाइड ली थी उस वाले केस में, तब नीचे बन रहा था ना, मैंने इधर बाहर की तरफ ले ली, कोई दिक्कत नहीं, बाहर की तरफ लोगे जिस डायरेक्शन में निकालना है, जिस पॉइंट पर निकालना है वो ले लिया, कहाँ बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड ऊपर की तरफ बनता है ना। तो मान के चलो इसमें हम क्या करते थे, छोटी सी स्मॉल लेंथ लेते थे, तो मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये क्या ले लिया बच्चों मैंने, डीएल ले लिया या डीएक्स जो भी है, और यहाँ से ले लिया उसको मैंने, ये है मेरा थीटा, ठीक है। अब ना उसको मैं थीटा से सॉल्व करना चाहता हूँ, थोड़ा ट्राई करना चाहता हूँ कि थीटा कैसे सॉल्व होगा, पहले मैंने करवाया था एक्स को वेरी करवाया, अब मैंने थीटा, ये थीटा है जो वेरी कर रहा है ना, इस वजह से सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक चीज बताओ, अगर ये लेंथ इस पॉइंट पर है तो ये कितना एंगल हो जाएगा बच्चों, क्या डी थीटा हो जाएगा, ये और नो, है ना, उस दिए लेंथ के जैसे कितना एंगल इंक्लाइन हो रहा है, आप बोलोगे सर एंगल थीटा का, ठीक है यहाँ तक। और सर बी की डायरेक्शन क्या है, बी की डायरेक्शन क्या है बच्चों, बी की ये डी है, और रेडियस क्या है, ये एंगल रेडियस क्या बन जाएगी आपकी, मान के चलो रेडियस हमें पता ही नहीं सर, बी की डायरेक्शन क्या है सर, बी की डायरेक्शन है ये, ठीक है। अब मेरे को बताना डीएल और बी में कितना एंगल है, डीएल और बी में, डीएल के लेंथ में, ये है डीएल लेंथ, और बी में कितना एंगल है, आप बोलोगे सर डीएल और बी के लेंथ में कितना एंगल हो गया बच्चों, ये तो 90 हो गया, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चों, ये एंगल हो गया थीटा, यस और सॉरी 90 माइनस, 90 माइनस, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है, यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे को आप फोर्थ में बताओ, मेरे को आप निकालो बी डॉट डीएल निकाल के दो मेरे को, बी डॉट डीएल निकाल के देना, बी डॉट डीएल हमने किया था याद करो, बी डीएल क्रॉस बी निकाला था हमने, मैग्नेटिक फोर्स के लिए डीएल क्रॉस बी निकाला था ना, याद करो फॉर्मूला क्या होता था, आई इंटू डीएल क्रॉस बी, यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, क्वेश्चन चेंज करते बी डॉट डीएल निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर, वही सेम प्रोसेस है, देखो कैसे, उसको उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन इस वाले से करवा रहा हूँ। सर एक चीज बताओ, बी मेरा ऊपर है और डीएल आप कहाँ लेना चाह रहे हो, तो डीएल कहाँ लेना चाह रहे हो बच्चों, डीएल में लेना चाह रहा हूँ, इस डायरेक्शन में लेना चाह रहा हूँ, इस डायरेक्शन में लेना चाह रहा हूँ डीएल। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इस डायरेक्शन में लेना चाह रहा हूँ तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, अब देखो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा ही होगा, ये सोर क्योंकि टोटल एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, ये बन जाएगा 90 प्लस, ये सोर, यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है, इसका मतलब कि बी डॉट डीएल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, बी डॉट डीएल को लिख सकता हूँ बी डीएल कॉस 90 प्लस, देखो बी डायरेक्शन में डीएल इज दैट, समझ ना, 180 क्यों लेंगे, 180 माइनस थीटा ले लेंगे, बात तो एक ही है, मैंने 90 प्लस थीटा ले लिया,
ठीक है, क्लियर है? हाँ जी गुरु जी, क्लियर है? ठीक है। तो क्या बनेगा, cos 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? cos आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। और क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? बी डीएल साइन थीटा विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट कैरी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए? म्यू नॉट अपॉन 2i 2 पाई आई अपॉन आर। रेडियस होता है, यस और नो? आर मान के चलो ये रेडियस है आर। आई करंट तो उसके अंदर फ्लो हो ही ना, बाकी कुछ बाकी नहीं है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ना तक हमने कर दी। अगर मैं बी की वैल्यू डालू यहाँ पे, बी की वैल्यू डालू यहाँ पे, तो बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर डीएल साइन थीटा। अब यहां तक रुक जाओ थोड़ा सा। सर आर जो है ना, आर देखो, एंगल ये मेरा थीटा है ना, थीटा को मैं वेरी करवाना चाहता हूँ, थीटा के रिस्पेक्ट में मैं निकालना चाहता हूँ। मान के चलो एंगल कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन थी, 45 एंगल थी, तो 0 से लेकर 45 तक लेना चाह रहा हूँ। लेकिन उस केस में आर की वैल्यू क्या चेंज नहीं हो रही? चेक करना, आर की वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? देखो चेंज होती रहेगी हर बार। आर की वैल्यू क्या होती रहेगी? हर बार चेंज होती रहेगी। आर की वैल्यू चेंज होती जा रही है। किसके ऊपर डिपेंड है आर की वैल्यू? सर थीटा के ऊपर डिपेंड। क्या चीज चेंज नहीं हो रही है? सर ये भी तो लेंथ एल भी तो चेंज होगी, क्योंकि जैसे जैसे ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, आर की वैल्यू चेंज होगी, लेंथ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। पर एक चीज चेंज नहीं हो रही, जो कि है ये वाली वैल्यू। दिस वैल्यू इज नॉट चेंज। यस और नो? नहीं चेंज हो रही ना? तो लेट अस सपोज दिस लेंथ जो मेरी ए है वो फिक्स, ए फिक्स हम करते हैं। ए मेरी क्या है? फिक्स। तो आर की वजह से थीटा चेंज हो रहा है, लेकिन ए चेंज नहीं हो रहा है। तो क्यों ना मैं ए थीटा और आर का रिलेशन निकाल दूं, ए थीटा और आर का। याद करो ये थीटा है, ये क्या है बच्चों? ए क्या है? मेरा बेस है, और आर मेरा क्या है? हाइपोटेनस है। तो कॉस थीटा का ही रिलेशन निकलेगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाता है आपको बताओ? कॉस थीटा क्या हो जाता है बच्चों? सर कॉस थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए अपॉन आर। करेक्ट। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? सर आर की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो एक और छोटी सी गड़बड़ कर दी हल्की सी मैंने, तो ये थोड़ा बाद में करना चाहिए था, क्योंकि डीएल डी थीटा और आर में एक रिलेशन होता है, याद करो हमने पढ़ रखा है। ये डीएल है, ये डी थीटा है, और ये आर। बताओ क्या रिलेशन होता है? जो मेरा डी थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के। तो डीएल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? आर डी थीटा। यस और नो? है ना? तो पहले मुझे ये पुट करना चाहिए, गलती कर दी। यस और नो? है ना? पहले मुझे डीएल की वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो अभी रुक जाओ, यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे डीएल की वैल्यू पुट करूंगा। डीएल की वैल्यू पुट करूंगा तो डीएल की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? डीएल की जगह म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई। डीएल की जगह क्या आ जाएगा? आर डी थीटा अपॉन में आर साइन थीटा। बता कोई डाउट होता है? क्लियर अच्छे से? आर से आर कैंसिल, क्या बना बच्चों मेरे पास? क्या बना मेरे पास? बन गया माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई साइन थीटा डी थीटा। क्लियर? ठीक है। क्या मैं ये वाला पोर्शन कांस्टेंट नहीं है, आई भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, तो उसको बाहर ले लूं तो क्या बन गया बच्चों? माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई
इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, मान के चलो ये वाली लाइन से लेके चल रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में लेके चल रहा हूं, तो कहां से, जीरो से लेकर 45 एंगल ले लिया मैंने, तो जीरो से लेकर π/4 ले लिया, π/4। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस के म्यू नॉट अपॉन 2 पाई साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां, जीरो से लेकर π/4, माइनस माइनस विल बिकम प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और ये क्या हो जाएगा, -1, फिर अगेन माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 1 -√2 अपॉन √2। बताओ कोई दिक्कत है समझने में। जो ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा रखे ना बहुत सारे, इनको लिख लिख कर करने, सर ये क्वेश्चन की जितने भी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं ना, ये आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे एडवांस में, जब तो सेम क्वेश्चन आ रहा था ये वाला, पर उसमें लेंथ इतनी नहीं बोल रखी, जो मैंने एल ले रखी ना वो लेंथ यहाँ पे भी जा रहा है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट। अभी तक मैंने आपको हाफ का करवाया, इसका क्या कर दोगे, इसका अलग से करोगे अगर डिफरेंट एंगल होगा, मैं आगे नहीं आ गया, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, सेम बिल्कुल एडवांस में सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको करवा था, क्योंकि याद करो हमने करा था इसको एक्स की चेंज करके वैल्यू, एक्स की वैल्यू चेंज कर रही थी हमने, है ना, वहां पे क्या दे रखा है, एंगल चेंज करवाने का दिया, तो एंगल से भी दोनों से अलग आंसर आ रहा है, अलग आएगा, क्यों, आप याद करो एल एन की फॉर्म में आता रिजल्टेंट, एल एन समथिंग ए प्लस एल डिवाइड बाय ए, कुछ ऐसे आ रहा था, यहाँ पे देख लो कोई भी एल एन के टर्म में आंसर नहीं, क्लियर हो गया, सर में आ गया अच्छे से, चलो चलो तो लिखो, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स The field lines passing through an area. वेरी गुड, अ नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, इस एरिया में कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहलाया जाएगा, हाउ मैनी मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, बस खत्म। तो मान के चलो कि एक एरिया है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही, मैग्नेटिक लाइन पास हो रही, तो इन्हीं केवल लाइन को बोलेंगे क्या, केवल इन्हीं लाइन को, अगर बाहर की तरफ जा रही है ना, बाहर जा रही है, इनको नहीं बोल सकते हम, इनको नहीं बोल सकते, इनको नहीं बोल सकते, क्यों, इसी को ही बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसी को बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लियर है, पहले समझ लेते हैं, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। अब एक चीज बताओ, क्या ये सर ये बी नहीं है क्या, बिल्कुल भी है भाई, मैग्नेटिक एक रीजन ही तो क्रिएट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, रीजन क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये क्या है, सिर्फ एक तरीके का एरिया हो गया, यस और नो, कोई भी एरिया बन सकता है, ये होना कि स्क्वायर हो, सॉरी कुछ भी बन सकता है, शेप क्यूब बन, सॉरी स्क्वायर बन सकता है, सर्कल बन सकता है, कोई अदर शेप का भी बन सकता है, ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों मेरा एस, एरिया सरफेस हो। तो आप देख रहे होंगे सरफेस के जस्ट कैसे जा रही है बच्चों, परपेंडिकुलर जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है, पर एंगल हम कहां से कहां लेते हैं, ध्यान से देखो, एंगल हम कहां से कहां लेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर से लेते हैं, याद करो सरफेस के परपेंडिकुलर की किस डायरेक्शन में जा रहा है, सरफेस है मेरा, सरफेस का परपेंडिकुलर क्या है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर क्या है, आप बोलोगे सर ऊपर की डायरेक्शन, है ना, तो इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उसको नेगेटिव मानेंगे, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो मैं अगर मैं बोलूं ध्यान से देखो, अगर मेरा ds क्या है, ds क्या है मेरा, डायरेक्शन ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ds, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ds, मैग्नेटिक फील्ड भी आपके ऊपर की तरफ है,
तो इसमें डॉट प्रोडक्ट आएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट आएगा? बी और डीएस के बीच में डॉट आएगा, क्योंकि आपने बोला डीएस क्या है, डीएस की वो डायरेक्शन है जो कि सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, और मुझे मैग्नेटिक दूसरी डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, बी डॉट डीएस का ही कॉन्सेप्ट आएगा, और वही मुझे एरिया क्या देगा सर, वो मुझे देगा मैग्नेटिक फ्लक्स। जो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रहा था वो मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स। कॉन्सेप्शन में आ गया, क्लियर है यहां तक? तो फाई की कोई डायरेक्शन होती है सर, डॉट प्रोडक्ट, तो सर क्या बात कर रहे हो, स्केलर वैल्यू देता है, तो फाई की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन लेस होता है। इसका मतलब कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, जल्दी लिख लो, इट इज स्केलर क्वांटिटी। सर डॉट प्रोडक्ट की क्या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इसका मतलब कि फाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब इसमें लिख लो, इट इज अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको याद हो, मैंने ना मैग्नेटिक फील्ड शुरू में, बिल्कुल शुरू में जहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था, याद तो देखो कॉपी में जल्दी से देखो, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तीन नाम बताया था मैग्नेटिक फील्ड के, बी के मैंने तीन नाम बताए थे, बी के मैग्नेटिक फील्ड Flux intensity. स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स Flux intensity. डेंसिटी, और तीसरा नाम क्या था, इंडक्शन। इंडक्शन। तो दूसरा नाम क्या है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ध्यान से समझो क्या बोला मैंने, बी क्या है मेरा, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी मैंने बता रखा, या तो एरिया के टर्म में लेते हैं, वॉल्यूम के टर्म में लेंगे डेंसिटी को, है ना। अब मुझे बताओ, अगर ये डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी, डेंसिटी हमेशा क्या होता है, डिवीजन में होता है, तो मुझे क्या मिलेगा हमेशा, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। वही तो मिल रहा है मेरे को, ये देखो बी डॉट डीएस किया है ना अपने, बी डॉट डीएस किया है, इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों वो यही चीज है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डिवाइड बाय एरिया, यही होता है क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बनता है। लेकिन मैंने उसी एरिया से अगर इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा, जो जस्ट हमने पहले देखा। इसलिए इसका नाम क्या डाला जाता है, बी का नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है सर, तो मुझे ना फाई की डायमेंशन निकालने, क्योंकि आता है मैग्नेटिक फ्लक्स की होनी, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन निकाल। अब सर एरिया के तो चलो मेरे को पता है, फाई की निकालने के लिए मेरे को पता है फाई इक्वल टू क्या है, बी और ए की डायमेंशन चाहिए, एरिया की मेरे को पता है। सर बी की डायमेंशन निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बी की डायमेंशन के लिए बी का फॉर्मूला क्या था सर, डीबी का फॉर्मूला था, अगर देखा जाए डीबी का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, एक ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मेरे को म्यू नॉट की नहीं पता, फिर मैं म्यू नॉट की ढूंढने लग जाऊंगा, कितने ढूंढ कर सोचता रहूंगा म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट क्या है, तो ये भी नहीं यूज कर सकता। एक और फॉर्मूला पढ़ा हमने क्या, इनफाइनाइट ले लो, इनफाइनाइट में फिर म्यू नॉट आया। ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें म्यू नॉट ना आता हो, ऐसा कोई बी का फॉर्मूला। सर एक फॉर्मूला तो है, F इक्वल टू क्यू V क्रॉस बस, क्या समझे, फोर्स है, चार्ज है, V क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, वेलोसिटी का तो पता ही होगी, बस V की निकल जाएगी। सर एक और भी तो फॉर्मूला होता है सर, क्या, F इक्वल टू I dl क्रॉस। सर ये भी यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो V क्या होता है, मीटर पर सेकंड, चार्ज अपॉन सेकंड क्या होता है, करंट की होता है, एक ही तो फॉर्मूला है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो बी की वैल्यू इससे निकालेंगे, मैं जब भी आपको बोला जाए नेगेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन आ जाए, इसकी डायमेंशन निकालो, तो इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है, F इक्वल टू क्यू इंटू बी क्रॉस बी, और F इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी। तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला
M1 L1 T माइनस आई का तो सर ए ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। डीएल का सर लेंथ होता है, यस और नो। और यहाँ पे क्या निकालना ओनली बी का, तो बी का क्या बन जाएगा बच्चों, बी का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया M1 L1 T माइनस 2 अपॉन ए एल, क्या बन गया M1 L0 T माइनस 2 ए माइनस 1, दैट्स इट, खत्म। बस कितनी देर लगी, फॉर्मूला आया तुरंत निकल गया। एम क्या है तेरा, होल स्ट्रेंथ है वो, एम गधे वो है वो, फिर तो स्मॉल एम नहीं, अबे अबे अच्छा वो बोलिए, जो फॉर्मूला याद है वो कर लो, ठीक है। सर बी की तो निकाल रही, अब एरिया के तो आंख बंद करके निकालोगे सर, फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, फाइव की वैल्यू हो जाएगी जो बी की है M1 L0 T माइनस 2 A माइनस 1, और एरिया की क्या होती है सर, L2 होती है, L2 की मल्टीप्लाई कर दो क्या बन गया M1 L2 T माइनस 2 A माइनस, खत्म। बस देखो कितना आसान, सर में आ गया, क्लियर एवरीवन। चलो तो बातें करता रहता है, लिखो क्वेश्चन लिखो। एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है आई, और उसके पास में एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। मुझे निकालना है यहाँ पे फ्लक्स निकालना, क्या निकालना बच्चों, फ्लक्स, हाउ मेनी फ्लक्स पास्ट इन द करंट लूप, करंट लूप के अंदर ही वाले को फ्लक्स माना जाएगा, क्लोज लूप भी माना जाता है। अगर एक ओपन बन गया तो नहीं होगा, फ्लक्स नहीं होगा उसके अंदर, फिर क्या नहीं होगा सर, फ्लक्स नहीं होगा उसके अंदर, क्लोज्ड है इसलिए यहाँ पे फ्लक्स होगा। अच्छा मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करी, अभी तक नहीं करी सर आपने मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करी, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक्सटेंड नहीं दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। वो कौन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो लॉन्ग वायर दे रही है, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट दे रही है, इनफाइनाइट देखिए तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ मेरे को, इनवर्ट क्या आउटवर्ड, बोर्ड के डायरेक्शन में, बोर्ड के रिस्पेक्ट में बताओ, बाहर की तरफ आ रही है इनवर्ट की तरफ, अरे करंट ऊपर, फिंगर अंदर कहां जा रहा है सर, इनवर्ट जा रहा है, जैसो। अब जो मैग्नेटिक फील्ड निकले क्या ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, हाँ बता भाई, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है क्यों है, चेंज होगी ना, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा रेडियल डायरेक्शन जाएगी उतना ज्यादा वो चेंज होती रहेगी, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ ये बोल सकते हो कि जो लाइन है ना, ये वाली लाइन इस पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, और जैसे मैं इधर जाऊंगा तो इस पे क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो मान के चलो कि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न, n नहीं भी लोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, n नंबर ऑफ टर्न वैसे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, क्या वॉल्यूम निकालने की तो हटा दो, ठीक है। ये ऐसे देखो, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द करंट लूप, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द करंट लूप, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म लिख लो, पहले लिख भी लो, देयर इज नॉन यूनिफॉर्म, देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द करंट लूप, देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द करंट लूप in horizontal direction, in horizontal direction, in horizontal direction, ठीक है। तो मान के चलो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने ए लेके चले थे पहले भी, तो ए लेके चलो। अब एक चीज बताओ,
ध्यान से देखो, अगर मैंने ये लाइन लेनी, क्या इस लाइन पर मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों, सेम रहेगी, यस और नो, है ना? मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी बच्चों, सेम। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने एक स्ट्रिप ले ली, उस स्ट्रिप का एडवांटेज क्या हो, एडवांटेज होगा इस स्ट्रिप पर ना, ये जो स्ट्रिप है इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, सेम। इसके लेफ्ट साइड में ज्यादा होगी, इसके राइट साइड में कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा दूर जाते रहेंगे उतनी कम हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? सर लेट अस सपोज दिस लेंथ है, ये है एल, और ये है क्या बच्चों, बी। आपने लेके यहां से लेकर यहां तक अगर लिया इसको एक्स, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, dx। ठीक है। पाई का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई का फॉर्मूला होता है, डी पाई का फॉर्मूला होगा सर, डी पाई का होगा बी डॉट डी। सर आपने बी के ऊपर क्यों नहीं लगाया डीबी, क्यों नहीं लगाया मैंने? सर डीबी आपने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपने एक जो रीजन लिया है उस केस में केवल उसी येलो वाले स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यस और नो। इस वजह से मैंने क्या नहीं लगाया, इस वजह से बच्चों ने डीबी लगाया, केवल बी। सर मैं आगे बी को लिखा क्योंकि उस वाले रीजन में बी मेरा क्या है बच्चों, कांस्टेंट, एक तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, ये बी किसकी वजह से मिल रही है, बी किसकी वजह से मिल रही है, इनफिनिटी लॉन्ग वायर में। और इनफिनिटी लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इनफिनिट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद नहीं है, 50 बार तो कर चुके होंगे हम, गधे हैं गधे। नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना है स्ट्रिप का, a प्लस एक्स, a प्लस। अब एरिया कितना होगा स्ट्रिप का एरिया, स्ट्रिप का एरिया सर देखो, लेंथ ब्रेथ हो गई b, लेंथ हो गई dx, तो कितना हो गया बच्चों, b dx। सर डॉट प्रोडक्ट देखना इनका, डॉट प्रोडक्ट। अब आपको पता है देखो, एरिया जो है और ये अंदर की तरफ जा रहा है तो cos क्या हो जाएगा, cos 0 बच जाएगा, क्यों? एरिया तो क्या होगा देखो, चेक करो, ऐसे जा रहा है, एरिया चेक करो, एरिया की डायरेक्शन ऐसे जा रहा है करंट लूप, एरिया की डायरेक्शन कहाँ है सर, एरिया की डायरेक्शन भी इनसाइड है, और मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक डेंसिटी भी इनसाइड है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों दोनों के बीच में, cos 0। बस हो गया। आपको क्या करना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, जल्दी कर लो। अब आपको आते ही क्या करना है, dx के नीचे क्या है, a प्लस एक्स है, इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे सर, जो x की वैल्यू लाई कर रहे हो 0 से l कर रही है x की वैल्यू, ठीक है, कहां से कहां लाई कर रही है, 0 से l, dx अपॉन a प्लस एक्स। a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln a प्लस एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू l। हम पहले कर चुके तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई ln a प्लस एल अपॉन ए, ये बन जाएगा। पता क्लियर? हो गया? परेशान मत हो, पढ़ता है अभी है, अभी रह रहा है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाला टॉपिक रह रहा है बस। उसके बाद फिर ईएमआई स्टार्ट होगा इससे से रिलेटेड, फिर आपके अगर ईएमआई खत्म हो जाएगा फिर आपके 2 यूनिट खत्म हो जाएंगे बेस्ड ऑन आईआईटी। तुम्हारे 3 यूनिट तो कंप्लीट हो चुके हैं, कौन कौन से, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, दूसरा वो तो बहुत बड़ा ही था, दूसरा कौन सा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा कौन सा खत्म किया था हमने, हैं रे ऑप्टिक्स क्या हुआ सब तक आधा, ठीक है, तीसरा ये खत्म, तो 3 ही खत्म होंगे होंगे तो या 3.5 मान के चल लो, 3.5 तक खत्म होंगे 1-2 हफ्ते में, ठीक है।
अब टोटल कितने हैं, टोटल मेरे ख्याल से 8 हैं। उसके बाद तो सब बेकार ही हैं। बेकार का मतलब कि ऐसे हैं कि हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते मैक्सिमम, एक यूनिट है बस जो 2-3 हफ्ते ले सकते हैं, अदरवाइज सारी यूनिट 2 हफ्ते के अंदर ही निपटेंगी। 2 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम कह रहा हूँ, वो छोटी छोटी है। नहीं नहीं नहीं, 4 के बाद जो टाइम लेगा ज्यादा, एक ये वाला लेगा, वेव ऑप्टिक्स लेगा, क्योंकि उसमें से एक टॉपिक रह रहा, तो वो भी कम से कम 20 दिन तो लेगा ही। अगर ढंग से करना है तो 20-22 दिन 25 दिन मान के चलो, ट्राई करेंगे जल्दी खत्म करने के लिए। फिर उसके बाद तो इलेक्ट्रो जो था ना, ईएमआई नहीं सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला टॉपिक है, वो तो आपका मुश्किल से 5-6 क्लास में, 5-6 क्लास का मतलब कि लगा लो 2 वीक में खत्म है, बहुत आराम से है। सब 2-2 हफ्ते वाले। फिर उसमें थोड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाएगा आपका, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, उसमें लगा लो 3-4 वीक लगेंगे। बाकी तो सब, उसमें सेमीकंडक्टर भी है, सेमीकंडक्टर का सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, तो उतना ज्यादा नहीं आता उसके अंदर, ठीक है। बाकी टॉपिक आसान भी है, आसान तो क्या ही बोलेंगे, अब समझने के ऊपर है। समझने को तो ये भी कई बार आसान लग जाता है, कई बार ये भी टफ लगता है जिसको नहीं आता। अजी अगस्त में कंप्लीट हो जाए, पागल है क्या? 4 टॉपिक हम 4 मेरा टारगेट है नवंबर तक कंप्लीट करने, ठीक है, नवंबर या नवंबर 30 मिड तक कंप्लीट करने में, ताकि उसके बाद फिर दोबारा हम तैयारी करें शुरू की। पर उसके साथ साथ भी तो पुराना चलते जा रहे हैं, जैसे अब 3 चैप्टर का दे दिया तो भी कंटिन्यू चलता ही जाएगा, तो साथ साथ तो पुराना चल ही रहा है, ठीक है, पुराना भी चलता रहेगा साथ साथ। चलो अब लिखो वर्क डन टू रोटेट ए करंट कैरिंग लूप, वर्क डन टू रोटेट ए करंट कैरिंग लूप, वर्क डन टू रोटेट अ करंट कैरिंग लूप। अगर आपको याद हो तो ये सेम कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था। हमने क्या बोला था, मान के चलो कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पढ़ लो, ये आपके याद है ये क्या होता था आपका, मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल था, 2 चार्ज है ना। अगर मैं देखो, ध्यान से देखो इधर, ये जो डाइपोल है ये बी की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोशिश करता था जाने की, जो टॉर्क लगता था इसको, फोर्स यहाँ पे लगता था, याद तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यहाँ जाने की कोशिश करता था। तो यहाँ तो मैंने क्या वर्कडन किया, मैंने तो कुछ भी वर्कडन नहीं किया, लेकिन मैं वर्कडन कब करूंगा, जब मैं खींच को उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, यस और अपोजिट डायरेक्शन में मैं इसको लेके जाऊंगा, ठीक है। तो मान के चलो इनिशियल एंगल था थीटा, और मैंने चेंज कर दिया क्या, इनिशियल एंगल था अल्फा, मैंने चेंज कर दिया थीटा से, मैंने चेंज कर दिया क्या, थीटा से चेंज कर दिया, थीटा चेंज कर दिया तो वो यहां से किया मैंने, यहां से इस पॉइंट से किया। तो याद करो उसका फॉर्मूला निकलता था क्या, पी ई 1 माइनस कॉस का, याद है, ये निकलता था इसका, या फिर एक निकलता था पी ई कॉस थीटा 1 माइनस पी ई कॉस थीटा। तो अगर इसको ही आपको थीटा 1 मान लो यहां से, और अगर ये यहां तक पहुंच गया तो एंगल कितना हो जाता था, थीटा। तो दोनों कॉन्सेप्ट से आ सकता है, दोनों ही कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, पहला एंगल इतना था अब इतना बन गया, या फिर टोटल एंगल जो उसने स्वीप किया, ये टोटल एंगल जो उसने स्वीप किया, ये वाला एंगल जो स्वीप किया वो किया थीटा, तो डायरेक्टली आपको पी 1 माइनस कॉस थीटा लगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो सेम कॉन्सेप्ट किसमें लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। तो मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में, एक करंट लूप ले लिया मैंने, ठीक है, जो कि एंगल बना रहा है, नहीं एंगल इसके साथ नहीं बनाएगा, एंगल किसके साथ बनाएगा, ये ऐसे नहीं पड़ा हुआ, ये ऐसे पड़ा हुआ, परपेंडिकुलर पड़ा हुआ, कैसे पड़ा हुआ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पड़ा होगा तो जो भी इसका वो निकलेगा ना, एम निकलेगा, एम, जो एम इसके साथ एंगल बना रहा हो, कितना बना रहा है, एम थीटा बना रहा है, एम बना रहा है कितना एंगल बच्चों, थीटा बना रहा है, किसके साथ, डी के साथ, ठीक है। तो मुझे बताओ जब थीटा बना रहा है, तो अभी आपने यू पढ़ा है सर, यू पढ़ा आपने, यू पढ़ा है क्या, एम डॉट बी पढ़ा है, एम डॉट बी, तो इस केस में क्या बन जाएगा सर, एम बी कॉस थीटा बन जाएगा। ये मान लो थीटा 1 है, थीटा 1, ठीक है।
अब जैसे ही मैं इसको खींचकर यहां पे ले आया, तो एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ सर? बिल्कुल एंगल चेंज बन गया। तो मान के चलो कितना एंगल पे चला गया? थीटा 2 एंगल पे चला गया। ये था आपका इनिशियल। फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल सर फाइनल हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने से क्या वर्कडन होता? नहीं होता। याद करो, हमने शुरू में पढ़ा एनर्जी के चेंज होने से क्या हो सकता है? वर्कडन हो सकता है। तो लिखो जो एक्सटर्नल वर्कडन होगा दैट विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। सर फाइनल की वैल्यू क्या है? माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस एम बी प्लस बन जाएगा कॉस थीटा 1। क्लियर यहां तक? सर एम आपने ली, एम क्या होता सर? एम होता सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है सर? एन आई। एक तो अगर मान के चलो कि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, या तो क्या करो, हाँ ठीक है चलो, एन आई ए बी कॉस थीटा 2 प्लस एन आई ए बी कॉस थीटा 1। ये ए बी कॉस थीटा 2 क्या बन सकता है? ध्यान से सोचना, ए बी कॉस थीटा 2 क्या बन सकता है? ए एरिया, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू कॉस थीटा 2 क्या बन सकता है? फ्लक्स बन सकता है। फ्लक्स बन सकता है कि नहीं बन सकता? ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्न्स ए बी कॉस थीटा 2, ये क्या बन सकता है? आपका फ्लक्स बन सकता है। क्या बन सकता है बच्चों? फ्लक्स। करंट दोनों में सेम है। एन बी इसको इंक्लूड कर लोगे तो क्या बन जाएगा फाइनल रिजल्टेंट? कहां लिखो, फाइनल रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल। सर कॉमन क्या है? करंट बाहर ले लो आई, तो क्या बन जाएगा? देखो मैं लिख रहा हूं पहले दोबारा अच्छे से, माइनस एन ए बी कॉस थीटा 2 प्लस एन ए बी कॉस थीटा 1। तो मान के चलो पहले जो फ्लक्स पास हो रही थी वो फाई, पहले बाहर वाली फाई 2 है, पहले वाली फाई 1 है। तो कितना हो गया? आई टाइम्स फाई 1 माइनस, ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो एक्सटर्नल के लिए। दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर दो, किसी टाइप का भी क्वेश्चन। ठीक है। बढ़े आगे। एक टॉपिक है, लिख लो, यही टॉपिक करते हैं, फिर एक टॉपिक रह गया वो नेक्स्ट कल कर लेंगे क्योंकि आप तुम्हारी क्लास भी, तो जल्दी से लिखो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है बच्चों? हमेशा गैल्वेनोमीटर हमेशा इंडिकेट करता है कि उसके अंदर करंट या वोल्टेज है कि नहीं। इंडिकेटिंग टाइम मीटर होता है, लेकिन ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर सकता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का मतलब माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर अमाउंट ऑफ करंट को ही मेजर कर सकता है। हायर अमाउंट ऑफ करंट करने के लिए इट इज नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो लिख लो। इसमें मूविंग कॉइल क्यों बोला गया? मूविंग कॉइल क्योंकि इसके अंदर जो कॉइल है ना वो मूव करेगी, और कॉइल के मूव करने से क्या होगा? कॉइल मूव कैसे करती है? कोई भी कॉइल मूव कैसे करेगी पहले ये सोचो। इसको लिख लेते हैं, चलो थोड़ा समझ लेते हैं। कॉइल है इसके अंदर, कॉइल मूव कब करती है? कब मूव करने लगेगी वो? याद करो। टॉर्क मिलेगा। टॉर्क कैसे मिलेगा इसको? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एम बी होता है। उसको थोड़ा तोड़ो, बी मान के चलो कांस्टेंट दे दी मैंने। अब एम थोड़ा वेरिएबल होना चाहिए तभी तो बात बनेगी। या तो बी वेरिएबल हो या एम वेरिएबल हो। मैंने बना दिया बी कांस्टेंट है, तो एम वेरिएबल होना चाहिए। एन का फॉर्मूला क्या होता है? एम का फॉर्मूला क्या होता है?
अभी बताया आई एन ए या एन आई ए जो भी बोल रहे हो, आई एन ए ले। अब बाबा कॉयल का एरिया थोड़ा चेंज करता रहूंगा मैं बार बार, ऐसा भाई इंस्ट्रूमेंट तो बहुत छोटा, तो मैं छोटा बड़ा थोड़ा करता रहूंगा, तो मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, करंट चेंज कर सकता हूँ। अब सोचने की बात है, आप करंट को मेजर कर रहे हो, अगर कम करंट होगा तो कम टॉर्क होगा, और ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा टॉर्क होगा मेजर। याद करो मीटर कैसा होता है, मीटर है ये आपका, मान के चलो ये मीटर है, कम करंट फ्लो कर रहा है हल्का सा डिफ्लेक्शन, ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है ज्यादा डिफ्लेक्शन। टॉर्क क्या काम करता है, टॉर्क भी तो ये काम करता है, रोटेट करता है। अगर उसका हिंज वाला पोर्शन मैंने उसको ले लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, तो ये क्या करेगा, रोटेट ही तो करेगा। किसकी हेल्प से रोटेट कर रहा है सर, ये कर रहा है मूविंग कॉइल, लेकिन मूविंग कॉइल में एक्चुअली क्या जा रहा है, मूविंग कॉइल में बच्चों करंट। अब ध्यान से देखेंगे सर, जो आप बोल रहे हो इसका मतलब कि एक तरीके का थीटा चेंज कर रहा है एंगल, आपने बोला स्मॉल चेंज करेगा, जो थीटा है, जो थीटा है, जो एंगल देखो यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, इतना थोड़ा सा एंगल चेंज किया ना एंगल, ये एंगल किसके ऊपर डिपेंड है, करंट के ऊपर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा थीटा अपॉन आई, मतलब उसको बोले करंट सेंसिटिविटी, मतलब कि कितना करंट सेंस करेगा उसके बेस पे उतना एंगल दे देगा। अगर कम करंट होगा तो कितना एंगल देगा, कम देगा, फिर ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा देगा। तो करंट सेंसिटिविटी, अब मैं तुमसे पूछा नॉर्मल जनरल टर्म में, करंट सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए बच्चों, कम से कम करंट को भी क्या कर सके, सेंस कर सके, कम से कम करंट को भी क्या कर सके बच्चों, सेंस कर सके, इसलिए करंट सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई कम से कम करंट को भी मेजर कर सके, तो इसको हम क्या बोले, करंट सेंसिटिव। और अगर कभी क्वेश्चन आ गया थ्योरेटिकली, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए बच्चों, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, टू मेजर द वेरी लो वैल्यू। हमें छोटी से छोटी वैल्यू जाननी है ना, तो उसके लिए करंट सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए बच्चों, ज्यादा होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है सर? क्या हम थोड़ा सा दिमाग लगा के कैसे वोल्टेज भी यूज मेजर कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। क्यों सर, यहाँ पे रेजिस्टेंस का अगर मैं कॉन्सेप्ट ले, अगर मैं डिवाइड बाय आर कर दूं, तो आई इंटू आर क्या होता है, वोल्टेज, दोनों दोनों तरफ में आर आर डिवाइड कर दूं, मैं सारा लिखवाऊंगा भी, पर ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं, ताकि जब मैं लिखवाऊं तो तुरंत समझ में आ जाए, तुरंत सारी चीज। तो जो मैंने थीटा अपॉन आई लिखवाया था, नीचे आर डिवाइड कर दूं, और जो इक्वल टू में था उसमें भी आर डिवाइड कर दूं, तो आई आर क्या होता है, वोल्टेज। तो थीटा अपॉन वी क्या बन जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिव, वोल्टेज सेंसिटिव। समझ में आ गया? तो बहुत ही आराम से आपको समझ में आएगा, तो लिख लो पहले दो चार लाइन। मूविंग कॉइल, इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कॉइल इज
आवाज आ गई अब? Yes, sir. देखो मैं क्या समझा रहा था बच्चे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, जैसे कॉइल रोटेट करेगी ना, कॉइल रोटेट करने से क्या होगा, कॉइल रोटेट करने से क्या होगा, जितना करंट फ्लो करेगा उतना उसके अंदर रोटेशन होगा, और रोटेशन करने से क्या होगा, जो स्पाइरल स्प्रिंग होगी ना, वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगी। जैसे हम नॉर्मल स्प्रिंग में क्या करते थे, अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देते तो, और एक रिस्टोरिंग फोर्स यूज होता था जो उसको वापस भेजता था। सेम ऐसे क्या होगा, जैसी कॉइल, ये वाली कॉइल है एबीसीडी, रोटेट करने की कोशिश करेगी, तो ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है ना, उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो करंट के डायरेक्शन येलो है, ये करंट के डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये है। आई और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके वजह से जो फोर्स होगा ए बी लाइन पर, ए बी लाइन पे जो फोर्स होगा वो इनसाइड होगा, और जो सी डी लाइन पर होगा वो आउटसाइड होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स, यहाँ पे बाहर की तरफ फोर्स, तो क्या होगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। रोटेट कैसे करेगा सर, टॉर्क लग रहा है जिस डायरेक्शन उस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ऐसे करेगा। लेकिन स्प्रिंग क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, स्प्रिंग क्या बोलेगा, वापस आओ भाई, वापस आने की कोशिश करो, क्योंकि स्पाइरल स्प्रिंग है। तो मैं क्या बोला था, टी एम सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, टी एस एस के बराबर हो जाएगा, है मूविंग कॉइल। टॉर्क, टॉर्क ले, टॉर्क है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एम बी कॉस थीटा होता है, बिल्कुल करेक्ट। एम बी कॉस थीटा होता है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। सही बोला था मैंने। एमबी साइन थीटा। अरे 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 साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि पहले से परपेंडिकुलर, तो एम भी लिख लूं। ये किसके बराबर है, सी थीटा के। सर यहाँ पे तो एम का कोई यूज नहीं है, आप मेरे को उसके टर्म में बताओ, करंट के टर्म में। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए बी इनटू में सी थीटा, ठीक है। सर एरिया, एरिया लेने की जरूरत है, लेने की जरूरत है मत लो, एरिया डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। तो क्या बन गया बच्चों यहाँ पे, क्या निकालना है, थीटा, थीटा अपॉन आई निकालना है मेरे को बच्चों, थीटा अपॉन आई। ये आपका क्या बन जाता है, करंट सेंसिटिविटी। तो थीटा अपॉन आई करोगे तो क्या बन जाएगा, एन ए बी अपॉन में सी। एक और भी तो फॉर्मूला होता था, बी आई एल। वो क्या होता था, बी आई एल, वो फोर्स होता था क्या, हाँ वो फोर्स होता है ना, बी आई एल, उसको छोड़ो, यही है फॉर्मूला, एन ए बी अपॉन सी। सी क्या है यहाँ पे, टॉर्जनल कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए क्या है आपका, एरिया ऑफ कॉइल है, लिख लो। ए क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ कॉइल, और बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अब मैं देखो, अगर मैं दोनों को ही आर आर सी, इसको बोलेंगे, लिख लो यहां पे, इसको बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। अगर मैं दोनों तरफ, नेक्स्ट लाइन से लिखना आप, अगर मैं दोनों तरफ आर आर की मल्टीप्लाई कर दूं तो आई आर क्या बन जाता है, वोल्टेज। तो ये क्या बन जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी बन जाएगा। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, लिख लो। फॉर फॉर बेटर मेजरमेंट, फॉर बेटर मेजरमेंट बोथ सेंसिटिविटी शुड बी हायर, बोथ सेंसिटिविटी शुड बी हायर, द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी शुड बी हायर। लिख लिया सभी ने, हाँ भी लिख लिया ऑनलाइन वालों। Yes, sir. यस सर। चलो, ये क्वेश्चन रह गया था लास्ट क्लास में, तो देखो बताओ जल्दी से।
आपको क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है मेरे को भी। फील्ड है एट द वेरी क्या बोल रहा है? पेरिफेरी नहीं पता रहता, साइड। लगाओ भी। पता नहीं, देखना पड़ेगा। जीरो तो नहीं है। वो लगा रहा है टॉर्क लग रहा है इसके अंदर मुझे नहीं पता क्या लग रहा है, तू बता। ये टॉर्क लग रहा है तो इसके अंदर एडी होता है एड होता है वाला ये ले तो एक आंसर है तेरे पास कोई? कहा है नहीं है डी कह रहा है तू? क्या ये क्या है? बी? डी? डी गधो, डी। एक चीज बताओ, टॉर्क लग रही है ना फोर्स इसमें क्या पूछा है? मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई डी एल क्रॉस बी होता है। यस और नो? आई डी एल क्रॉस बी होता है। बी की डायरेक्शन देखो, बी की डायरेक्शन कहां पे बोल रखे? देखो, एक सर्कुलर लूप करंट आई प्लेस इन टू डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड। टू डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। टू डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? आउटवर्ड है इसके अंदर, एक डायरेक्शन में नहीं है, बाहर की तरफ जा रही है। इसका मतलब कि जो आर है, जो एल लेंथ है, एल लेंथ कितनी हो जाएगी? पूरी की पूरी हो जाएगी 2 पाई आर। और आई करंट है, और बी क्या है? उसके हमेशा परपेंडिकुलर है। देखो ना, पहले क्या होता था? जैसे एक डायरेक्शन में होती, अब क्या है? बाहर की तरफ है, हर डायरेक्शन में है, हर डायरेक्शन में। तो और तो क्यों लगा रहा है? बाहर डायरेक्शन में लग रहा। ये तो क्या कर रहा है, जो फॉर्मूला अभी करंट पड़ा रहता है ना, जो करंट अभी जो उसने पढ़ लिया, बस वही इसकी कैश मेमोरी में रहेगा। बेटा दो टाइप की मेमोरी होती है, दो टाइप की मेमोरी होती है। एक होते है कैश मेमोरी, एक होता है मेन मेमोरी। कैश मेमोरी वाला तो चलो रिसेंट टाइम होता है, मेन मेमोरी से भी डाटा फैच किया करो, मेन मेमोरी से भी डाटा फैच किया करो। हर चीज को कैश मेमोरी से मत कंपेयर किया करो। तो कैसे हो जाता है? तो बता, डायमेंशन बता रहे सब छोड़ो। देखो करंट कहीं पे भी फ्लो करो, देखो किस पॉइंट पे भी करवाओ, देखो इस पॉइंट पर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड ही है। मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन क्या है? करंट नहीं बोलूंगा, डीएल। डीएल और बी के बीच में डायरेक्शन क्या हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इक्वल टू आई, जो डीएल क्रॉस बी था वो क्या बन जाएगा बच्चों? आई डीएल बी। ये होगा डीएल। इंटीग्रेट करोगे तो डीएल को मुझे क्या करना पड़ेगा? ओनली इंटीग्रेट। डीएल की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई आर। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर आई बी। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो ना यहाँ पे क्या कर रहा है? रेडियली आउटवर्ड है। रेडियली आउटवर्ड होने की वजह से कोई से भी लेंथ ले लो, यहाँ पे कोई से भी लेंथ ले लोगे तो क्या निकलेगा? कोई से भी लेंथ ले लोगे तो क्या निकलेगा? अभी क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर निकलेगा। पहले केस में हमने क्या पढ़ा था? पहले केस में पढ़ा था ओनली मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होता था। उस केस में क्या निकलेगी सर? उस केस में तो जीरो निकलेगी। उस केस में क्या निकलेगी? जीरो निकलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? टू डायमेंशन। टू डायमेंशन की हर जगह रिंग के, जो रिंग बना रखे उसके
रेडियली आउटवर्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इतने आसान भी नहीं आते। जीरो तुरंत बोल रहा, जीरो जीरो। जब भी आंसर जीरो आए ना तो अपने आप को रोक लियो। जब भी तुम्हारा आंसर जीरो आने की कोशिश करे तो अपने आप को थोड़ा सब्र रखना है अपने अंदर। करो भाई। आराम से किया करो, आंसर सही निकलना चाहिए। क्या आंसर है? सी। सी करेक्ट है। m इज इक्वल टू एन आई ए। एरिया निकालना था, n नंबर ऑफ टर्न्स, आई है, बस खत्म। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन दिस वन। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे टाइम लगाओ चाहे आप। तेरा बी, सबका बी है, गलत है। तेरा क्या है? हाँ बता, दूसरा क्या है ऑप्शन? सी है। फिर क्या होगा? तीन ऑप्शन तो मैं बता ही दिए। वो तो बी कह रहा है, वो सी कह रहा है, वो डी कह रहा है। बता कैसे लगेगा? तो आई नहीं, क्या बोला देखो। स्टेडी करंट आई फ्लो इन ए स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। स्टेडी करंट आई फ्लो स्मॉल लूप ऑफ वायर एल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया है इसको।
द लूप इज नाउ फोल्डेड अबाउट इट्स मिडल, मिडल से फोल्ड करके रख दे जिसका हाफ क्या है, वर्टिकल प्लेन पर है। लेट म्यू1 म्यू2 डिनोट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू करंट लूप बिफोर एंड आफ्टर द फोल्डिंग। पहले ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आपका देखो, ये वाला है, ठीक है, ये लेंथ है, क्या लेंथ बता रखी है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, एल ये भी एल ये भी एल ये भी है। तो आपको पता है अगर करंट किसी भी डायरेक्शन फ्लो कर रहा हो तो डजंट मैटर, करंट की कोई रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड पहले से बता दिया है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा क्या होगा बच्चों, आई एन ए हो जाएगा, दैट मींस जिसको इसने म्यू1 मान रखा है, म्यू1 इक्वल टू आई एन, एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर? लेकिन अब इसको हाफ में फोल्ड कर दिया गया, जैसे इसको हाफ फोल्ड कर दिया गया तो देखो ऐसे बन गया, हाफ तो इसका वर्टिकल प्लेन में है, हाफ कहां पे चला जाएगा बच्चों इसका, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये तो बोला इसने। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको अलग कलर से डिनोट करूं तो इसका जो डायपोल मूवमेंट है अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे परपेंडिकुलर है, और इस वाले का जो कि ग्राउंड पे पड़ा हुआ है उसका ऐसे है, तो दोनों कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब कि ये वाले को अगर मैं ऐसे बना दूं और नीचे वाले के लिए मैं ऊपर वाला बना दूं तो उसका जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा ना, जैसे और दो हो गए ना वैल्यू, रिजल्टेंट बोल रखा है। तो मान के चलो इसका मान के चलो कितना है, m1 है, इसका भी क्या है m1 है, तो m1 यहाँ पे m है तो m क्या हो जाएगा आपको पता है 2 रूट में m1 बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना? तो m1 क्या होगा, देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट केवल इतने एरिया का, इतने वाले एरिया का कितना होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो कितना हो जाएगा आई एन, ये लेंथ तो एल है लेकिन ये कितनी होगी, l/2 हो गई, तो L इंटू l/2 तो कितना हो गया, आई एन एल स्क्वायर बाई 2। इस पे √2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, आई एन एल स्क्वायर बाय √2 की मल्टीप्लाई करूंगा जो कि इसने म्यू2 बोल रखा है। अब क्या निकालना था, म्यू1 डिवाइड बाय म्यू2, अपने आप आ जाएगा, √2 नीचे वाला √2 ऊपर चला जाएगा। है कि नहीं, गजब क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो जिसका ध्यान रखना, सर्कल के केस में भी आ सकता है, ठीक है, किसी भी केस में आ रहा है। आपको क्वेश्चन ज्यादातर वही मिलेंगे जो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन इसी भी होंगे, जैसे कि ये है, ये तो आपको कर लेना चाहिए, एक बारे में करिए, आराम से करना, आंसर मत बताने की कोशिश करना, पहले कैलकुलेशन किया करना। अच्छा, फ्लक्स की तो हमने यूनिट तो लिखी नहीं बच्चों, फ्लक्स की यूनिट नहीं लिखी हमने, फ्लक्स की होती है वेबर, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर है, जल्दी से लिख लो, मैग्नेटिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, वेबर नहीं बताया मैंने, वेबर होती है, VEBER, वेबर, सही है। ऐसा यूनिट, वेबर, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स। सीरीज यूनिट का होगा, सीरीज यही है बेटा, वेबर ही है, कोई सीजीएस नहीं। वैसे इसकी सीजीएस हो सकती है, हाँ इसकी ऐसा यूनिट दूसरी भी हो सकती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख लो उसकी, एक यूनिट है वेबर की टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो सीजीएस क्या हो जाएगी, टेस्ला का जो सीजीएस होता है गॉस, और मीटर स्क्वायर का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बन जाएगा गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। वेबर तो साइंटिस्ट था, टेस्ला मीटर स्क्वायर और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करो अब क्वेश्चन करो, करो कैसे करेंगे इसको।
है बॉम्बे आ रहा है सभी का। 0.3 करेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। करो ये वाला, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सही आंसर निकालना है। 4 नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? हर क्वेश्चन में सोच रहा है मैं 4 नंबर चाहिए, तो आराम से करो बस। बॉम्बे मुंबई। हाँ भाई। हाँ शिवम। सी कह रहा तू, बी कह रहा। क्वेश्चन पढ़ना आएगा जी, इधर पढ़े। एक करंट लूप ऑफ एरिया जो भी है, कैरिंग ए करंट इतना, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रख दी है। अब ये जो प्लेन है, टॉर्क क्या होता है? एम इंटू एम क्रॉस बी। बी तो दे दिया। ये स्क्वायर है लूप, इसका एम कहां पे होता है हमेशा? उस लेयर के भी परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा। क्या हो जाएगा आंसर? दोनों के दोनों या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। साइन लगता है इसमें, क्या होगा आंसर? जब जीरो निकालना हो तो तब जीरो नहीं निकालते हैं, अदरवाइज हमेशा जीरो निकालते हैं। लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मैंने तभी बोलता हूं हर एक क्वेश्चन का वर्ड आराम से पढ़ो, हर एक क्वेश्चन के वर्ड आराम से पढ़ो, टाइम लगाओ उस क्वेश्चन को पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग बनाओ। आता है तुम्हें, लेकिन आधी चीज आती है, आधी चीज हमेशा और नुकसान होती है, पता क्यों? अगर नहीं आता होता क्वेश्चन तो 0 मार्क्स लगते, आधे की वजह से -1 मार्क्स लगेंगे, और पूरी नॉलेज की वजह से 4 मार्क्स मिलेंगे। ये फर्क होता है, आधी नॉलेज हमेशा आधे मार्क्स काट देती है, 0 नॉलेज होने से 0 नंबर आएंगे। तो पहले बोल रहा हूं, जब जीरो आए ना, ऑप्शन में जीरो आए, तो बहुत सब्र से काम करना, बहुत ज्यादा सब्र से, सब्र रखना बहुत ज्यादा। करो। खुश हो रहा है, चलो इसमें जीरो नहीं आया, बच गए। करो उसको। फॉर्मूला कौन सा लगेगा है? निकालना क्या है? वर्धन का फॉर्मूला क्या है? वर्कडन निकालना कहते हैं, वर्कडन। कौन सा लगेगा फॉर्मूला इसमें?
बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताया था। वर्क डन का फॉर्मूला चेक करो, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, जिसमें मैं एक और फॉर्मूला भी लगता, लिख लो उसमें mb 1 माइनस cos थीटा, बताया था ना। अगर थीटा 1 को मैंने रेफरेंस मान ले तो क्या बन जाएगा, mb 1 माइनस cos थीटा, mb cos थीटा 1 माइनस mb cos थीटा 2 है। तो अगर मैं थीटा 1 को 0 मान लूं तो उसमें एक्सटेंड हो जाएगा ना एंगल, तो कितना एंगल चेंज हो जाएगा उसके अंदर, mb 1 माइनस cos थीटा, कितना एंगल रोटेट कर रहा है सर, 180 रोटेट कर रहा है। शुरू का मुझे पता ही नहीं कितना एंगल। अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछा है इसने, कुछ ही मत लिखा करो। तो क्या लगेगा, mb 1 माइनस cos 180, निकालो आंसर। ये करो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आ सकता है, आने वाला होगा ये जेई 2025-26। क्या कह रहा, नहीं आया तो सो जाइयो, सो जाइयो, एग्जाम में छोड़ के आ जाइयो, ये मुझे फोन कर दो एग्जाम के टाइम पे। हाथ हाथ का यूज करो, हाथ का। थोड़ा सोचो। तेरा तो वही हो, मैं पहले ही पता था, तेरा ऑप्शन तो मुझे पहले से पता था, तेरा तो मुझे ऑप्शन, तू ए और बी में से ही बोलता गारंटी। चलो पढ़ के देखते हैं। उसने बोला एक लेंथ है एल इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कुलर कॉइल। अगर सर्कुलर कॉइल बनाएगी तो नंबर ऑफ टर्न्स बनाना है, एक स्ट्रेट वायर थी उसको नंबर ऑफ टर्न्स बनाना है मेरे को, ठीक है। पहले तो बताओ एक लेंथ है एल, अगर उसको नंबर ऑफ टर्न्स बनाने हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने, नंबर ऑफ टर्न्स में 2 पाई आर लेंगे हम उसको, यस और नो। और जितने नंबर ऑफ एन से मल्टीप्लाई कर दो क्या वो एन एल के बराबर नहीं आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स का सरकमफ्रेंस है उसको नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई तो एल नहीं निकल जाएगा मेरे पास, यस और नो। जिसका मतलब कि जो एल की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, एल की वैल्यू सिर्फ एल का और रेडियस का रिलेशन आ गया, एल इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एन। ये बात क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या स्टेट वायर से, क्या स्टेट ऑफ वायर से टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता था सर, कहीं भी नहीं हो सकता। स्टेट ऑफ वायर से किससे, हमें कॉइल बनानी पड़ती। अब हमने कॉइल तो बना दी, अब इसने क्या बोला, करंट इसके अंदर पास हो रहा है एंड दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में पास हो रहा है। सर ये मेरे पास क्या आ गया, एक तरीके का, अगर मैं इसकी रेडियस निकालू तो रेडियस क्या आ गया बच्चों, एल अपॉन 2 पाई एन, यस और नो। सर टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, टॉर्क, तो टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जब एम बी साइन थीटा होता है, यस और नो, एम बी साइन 90, ठीक है। तो एम क्या होता है बच्चों, एम यहाँ पे एम क्या है, आई एन ए होता है, आई एन ए। तो मुझे चीज बताओ एक,
यहाँ पे क्या निकला है, यहाँ पे टॉर क्या हो गया, एम बी। एम का फॉर्मूला क्या था, आई एन ए बी। सर ए क्या है यहाँ पे, ए सर ए यहाँ पे एरिया। एरिया क्या है यहाँ पे, एल अपॉन 2 पाई एन का स्क्वायर। स्क्वायर से एक एन कैंसिल, तो एक एन बची हुई है। अब एन की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो टाई की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा, कम हो जाएगी। तो एन की वैल्यू कितने होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 ही होगी। इसका मतलब कि ज्यादा छोटा सर्कल नहीं बनाना हमें, ज्यादा से ज्यादा बड़ा सर्कल बनाना है। वो तो है ही है, क्यों, जितना बड़ा सर्कल बनाओगे तो उससे क्या चीज बढ़ जाएगी सर, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया। और एरिया के बढ़ने से क्या हो जाएगा सर, टॉर बढ़ेगा। तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई सोलेनॉइड है या फिर करंट लूप है, एक ऐसा है और एक बड़े वाला है, तो बोलोगे आप किसमें सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, सर जो बड़े वाला लूप होगा उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। समझ में आया, बहुत ही शानदार है, बढ़िया क्वेश्चन ये वाला। मानता है तो क्या ही मानेगा, तेरे तो वैसे ही नहीं नंबर था। ये बताओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं चाहिए मेरे को। अपना अपना कर भाई, अपना अपना कर। अब निकलेगा, नहीं निकले, कॉन्सेप्ट तो बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट बनाने हैं तुम्हें, हैं? कितना सिंपल है। ए की डायरेक्शन बताओ, ए की डायरेक्शन क्या है गधो, ए की डायरेक्शन माइनस आई है, आई क्रॉस जे। बी की डायरेक्शन क्या है, जे। माइनस आई क्रॉस जे क्या होता है, माइनस के किस में है, बी में ही है, तो बी ऑप्शन हो गया। गधो इसमें इतना लंबा सोच रहे हो, इसमें पता नहीं क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे इतना लंबा। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, एम क्रॉस बी। एम की निकाल लो, बी की निकाल लो, बता। ये तो तेरे से भी नाच गवार है, ये बताओ, ये तो अभी बताया मैंने। यूनिट ध्यान से देख लो, यूनिट, यूनिट अगर ध्यान से देखोगे तो यूनिट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। कितने क्या क्या करा आज, सारे हो गए। करें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, वेरी गुड। कल भी आना 9 बजे, परसों की छुट्टी, एक दिन की छुट्टी है तुम्हारी बस, कल आना, जाओ। सर हाँ भाई, क्या ऑप्शन है, सर ऑप्शन बी। हैं? ऑप्शन बी सर, 5 × 10⁻⁶ पर एम्पियर। 5 × 10⁻⁻? सिक्स। -6 आएगा, +6 आएगा। सर मेरा तो -6 ही आ रहा है। अरे नीचे ऊपर जाके प्लस तो नीचे माइनस बन जाएगा ना, तो ऑप्शन डी आ जाएगा ना। अच्छा हाँ।
ऊपर प्लस है लेकिन इसको नीचे लेके जाएंगे ना, नीचे माइक्रो है देख, तभी बोल रहा हूँ डिग्री को भी ध्यान से देखो, यूनिट को। सर। समझ में आ गया? यस क्लियर सर। है? यस सर। ये बताओ, इजी थी तो फटाक से बोलो तुम। सर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के। हम्म। सर इसके दो आंसर नहीं लग रहे? कौन सा दूसरा? सॉफ्ट आयरन कोर वाला वो भी तो था वो। 10th 11th में था ना कुछ ऐसा ही सॉफ्ट आयरन कोर का। नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा सॉफ्ट आयरन कोर वाला? और तो केवल क्या काम करता है? क्या सर? वो तो डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज करने के लिए होता है ना। हाँ तो सर अगर ज्यादा यूज करेंगे तो फिर उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ना। नहीं, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा देगा ना सर? मैग्नेटाइज करने के लिए होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ये कहाँ पे लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बढ़ती है उसकी वजह से। ओके सर। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज मतलब जल्दी से वो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए, उसका मतलब ये है। ओके सर। ठीक है, अब सुन लो, यहीं तक खत्म करते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन है इसके अंदर अभी, चलो ये वाला करके दिखा लास्ट, ये बस, ये सर अच्छा मैं क्वेश्चन है। सर आप पे वैसे भी क्वेश्चंस कब खत्म होते हैं? लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है बस। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, जेई 2026 में आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है। आराम से करना, हाथ पैर का यूज करा करो अपने, और थोड़ा दिमाग का भी। ठीक है, प्रूफ कर, हाँ चल, कैसे लगाया तूने, तो काम भी तो जाना है, फिर हम करेंगे। क्या? टॉर्क जीरो कब होता है पहले तो ये बता। इसने बोला है थ्रो द एंगल विल और टॉर्क विल बिकम जीरो, टॉर्क जीरो कब होता है? अब ये तो बता दे कम से कम। साइन जीरो होगा, मतलब कि एम और बी सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। बी की डायरेक्शन तेरे को दिखाई दे रही है, और जो कॉयल है वो थीटा एंगल से बी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा रोटेट हुआ पड़ा। अब एक चीज बताओ, ये दोनों कब होंगे, ये दोनों एंगल कब बनेंगे सेम डायरेक्शन में, कब बनेंगे, कब बनेंगे सेम डायरेक्शन में? 90 प्लस थीटा से बनेंगे, जैसे 90 प्लस थीटा होगा सेम डायरेक्शन में बन जाएगा तो बन जाएगा जीरो, बस समझ में आ गया? क्लियर है? ये था क्वेश्चन। तो यहीं तक एंड करते हैं आज की क्लास, तुम्हारे वैसे भी अर्ली है तो ये क्लब क्वेश्चन है। ये देखो, ये था किसका क्वेश्चन, वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लोगे आप। ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से बता ही दोगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल चुम्मा क्वेश्चन है, ये तो आंख बंद करके भी कर सकते हो, क्योंकि सेंटर पे निकालना है तो ये वाली वायर कट हो जाएगी। हाफ, हाफ रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ रिंग का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 I/R इंटू एन, एन यहाँ पे आ जाएगा हाफ, याद है? सर्कल का क्या होता है? μ/2 I/R इंटू एन। सेम ऐसे क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये भी आ रखा है, और एक ये भी क्वेश्चन, और एक ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा था ना, ये वो वाला क्वेश्चन, ये है आपका एडवांस का क्वेश्चन है।
ठीक है, यहां तक करके लाने। अब सुन लो क्या काम है। मैं आपको आज कोई भी अलग से शीट नहीं दे रहा हूं, जो 3 शीट दे रहा हूं वो नहीं दे रहा हूं, उसको तो पहले कंप्लीट करो, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये पूरी की पूरी शीट दोबारा करो, हाँ पूरी शुरू से, ठीक है। जिसमें से आधे क्वेश्चन तो आराम से निकल जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन वैसे तो हम सारे क्वेश्चन कर ही चुके हैं, एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो, ताकि ताकि पूरे हाथ से करके देखो भाई। अगर देखो तुम्हें, मेरे को तो जाना नहीं है आईआईटी, तुम्हें ही जाना है। अब तुम्हारी मेहनत ही ऊपर है कि तुम कितना मेहनत कर पाओगे। तुम सोचो कि मैं नेट से तुरंत देख लूं, नहीं निकल रहा तुरंत देख लूं, ऐसा नहीं होता। माइंड में रखा करो क्वेश्चन, रात भर सोचो, रात भर जब तक माइंड में रखे रखो, रखे रखो, रात भर सोते रहो सोते रहो सोते रहो। जैसी जागने उठो ना पानी पीने के लिए 3 बजे, तुरंत वो वाला क्वेश्चन आपके माइंड में छपना चाहिए, तब मैं मानूंगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है तुरंत फोटो खींची, चैट जीपीटी या पता नहीं जो भी तुम्हारे जेमिनाई, चल भाई क्वेश्चन आंसर निकालो जल्दी से। बिल्कुल गलत है, गलत प्रोसेस है वो। तो उसको दिमाग में रखो क्वेश्चन को। नहीं आ रहा ना, जैसे ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन का नहीं आ रहा, ये कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मेरे ख्याल से आप अटेम्प्ट कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ, जैसे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो फॉर्मूले के लिए कॉपी खोल लो अभी के लिए, चाहे वो तो खोल सकते हो, पर ऐसा मत करो सीधा गूगल पे घुस जाओ, ये बहुत बेकार चीज है। तो उस क्वेश्चन पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है। लगभग 70 या 80 क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिसमें से 80 क्वेश्चन में 40 से 50 क्वेश्चन तो ऐसे जो 30-40 सेकंड में निकल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन जिसमें आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि हम सारे कर चुके हैं, तो आपको जल्दी से रिपीट है। अभी 10 दिन के अंदर ही तो करे हैं हमने सारे के सारे क्वेश्चन, 10 दिन में तो दोबारा बहुत जल्दी से हो जाएंगे, ताकि आपकी चीजें माइंड में सारी रिकॉल हो जाए। क्लियर है सभी को अच्छे से, ठीक है। तो कल मेरे ख्याल से लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी, नॉट पूरी यूनिट की। यूनिट में भी अभी 3-4 टॉपिक रह रहे हैं, मतलब 3-4 क्या, एक ही मेजर टॉपिक रह रहा है जिसपे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कल तक आपका मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्राइडे की, अगर तुमने कल अगर ये सारा काम ले आए तो फ्राइडे की छुट्टी कर दूंगा, अगर नहीं ले आए तो फ्राइडे को भी बुलाऊंगा, अब तुम्हारे ऊपर है। काम रिपीट कर रहा हूं, मैंने 2 बार शीट भेज चुका हूं 60-60 की, 2 बार शीट भेज चुका हूं 60-60 की, पहले 60 और दूसरे 60, तो 120 क्वेश्चन ही वो हो गए, प्लस ये 70-80 क्वेश्चन ही हो गए। अगर ये कर दिया तो फ्राइडे की छुट्टी है, फ्राइडे की, अदरवाइज मैं बुलाऊंगा तुम्हें जबरदस्ती। क्लियर है? ठीक है, 120 नहीं, जो बैकलॉग रह गए जिसके, तेरे अगर नहीं है तो तू मत करियो, ठीक है। तू केवल 70 क्वेश्चन ही करेगा ये, ठीक है। जिसके नहीं है ना, बहुत सारे इन्होंने नहीं करे हैं, वो करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? वो उसने कर दिए 120 क्वेश्चन, सभी को क्लियर है? लवन्ना गर्वित श्योर है? यस सर। ठीक है, तूने कर लिया तो तू क्यों करेगा? ठीक है जाओ।